नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम 17 मार्च को होने वाले पेपर यानी कि यूपी पीसीएस प्री के लिए अपने करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे थे, बहुत सारे हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स को डिस्कस किया है। आज उसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में कुछ अनइम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में विशेष करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइंस एंड टेक से संबंधित जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो आपके एग्जाम में जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन्हें हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सेशन से आप सब लोग जुड़ जाइए। आपको करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना रिवीजन करिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला फैक्ट है दोस्तों की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोग की वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम को प्री क्वालिफाइड कर दिया। तो ये बताइए किस रोग की ये वैक्सीन है जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स एम, और इसको WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्री क्वालिफाइड कर दिया गया है। तो ये मलेरिया से संबंधित क्या है दोस्तों, वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स एम। और हम लोगों ने अपनी पिछले क्लास में मलेरिया से संबंधित चीजों के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कर लेते हैं दोस्तों WHO के बारे में। WHO इसकी अगर हम बात करें, स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1948 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, इसका नाम क्या है, कहाँ पे? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों मलेरिया की ये जो वैक्सीन है यानी कि R21 मैट्रिक्स एम, ठीक है, मैट्रिक्स एम, और इसको किसके द्वारा, इस वैक्सीन की बात करें, इस टीके की बात करें तो इसको किसके द्वारा विकास किया गया था इस टीके का? तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इस वैक्सीन को क्या किया गया, डेवलप किया गया। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों मलेरिया, मैंने आपको क्लास में बताया था मलेरिया जो है परजीवी से होने वाली बीमारी है, ठीक है, परजीवी से। और ये परजीवी कौन सी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम, ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, ठीक है, प्लाज्मोडियम से होने वाली ये बीमारी। और ये जो इसका वेक्टर अगर आपसे पूछ दे भाई वाहक कौन होता है दोस्तों, तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है, ध्यान रखिएगा, मलेरिया के लिए मादा एनाफिलीज मच्छर है, ठीक है, मादा एनाफिलीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनाफिलीज जो मच्छर है। और अगर यही आपसे डेंगू पूछ दे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एंडीज मच्छर जो होता है वो डेंगू का वेक्टर होता है, ठीक है। और हमने आपसे लास्ट कल क्लास में बात भी किया था कि भाई विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। जिन लोगों ने वो क्लास देखी थी, आप चलिए मुझे बताइए कि उसका जो है थीम क्या थी 2023 की, उस दिवस की थीम क्या थी, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अब आते हैं अगले पॉइंट के। यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष करके ARO के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो है पंजाब में आलू की फसल को रोग के कारण काफी हानि पहुंची। तो पंजाब में जो आलू की फसल थी उसको किस रोग के कारण काफी ज्यादा हानि पहुंची दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, पछेती झुलसा रोग। तो ये आपसे इस तरीके से घुमा करके पूछ सकता है कि भाई ये पछेती जो झुलसा रोग है ये किस फसल को जो है हानि पहुंचाया, तो आलू की फसल को हानि पहुंचाया है। और ये जो रोग है दोस्तों ये किस कारण से होता है, तो फफूंद, ठीक है, फंगस के कारण ये रोग होता है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और ये किस फंगस के कारण होता है, तो फाइटोप्यूथोरा इन्फेटाइन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्फेस्टाइन, ठीक है, फाइटोप्यूथोरा इन्फेस्टाइन नामक जो फफूंद होता है उससे। तो यहाँ पे इस तरीके से भी मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है कि आलू में होने वाला पछेती झुलसा रोग जो होता है ये फंगस के कारण होता है, विशेष करके ये चीज पूछने वाली है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने भारतीय संस्था को लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 से सम्मानित किया है। किस संस्था को दोस्तों, इसरो को, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को दोस्तों, ठीक है, ये आइसलैंड की हुसाविकी जो म्यूजियम है उसके द्वारा भारतीय, ठीक है, इसके द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। और ये इसरो के किस कार्य के लिए दिया गया है दोस्तों, चंद्रयान 3, जो चंद्रयान 3 था दोस्तों उसके जो है सफल क्रियान्वयन के लिए दोस्तों ये जो है प्राइज दिया गया है इसरो को, ठीक है। देखिए चंद्रयान 3 से संबंधित आरओ में क्वेश्चन भी पूछा गया था।
आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने क्लास में जो है अच्छे से इन डेप्थ पढ़ाया है चंद्रयान 3 के बारे में। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा गेट बैक्टीरिया नाम मानव के किस अंग को बीमारी से बचाता है? तो बताइए किस अंग को जो ये गेट बैक्टीरिया है ये मानव के किस अंग को बीमारी से बचाता है दोस्तों? तो आंत को। ठीक है, आंत को जो है ये गट बैक्टीरिया जो है बीमारी से बचाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था ने पेस यानी कि प्लैंकटन, ध्यान रखिएगा ये देखिए पेस है, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई। तो ये देखिए अमेरिका का जो स्पेस सेंटर है यानी कि नासा ने दोस्तों पेस जो है ये मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। और बेसिकली देखा जाए ये जो पेस मिशन होगा दोस्तों ये क्या करेगा, जो हमारे महासागर जो तंत्र है, ठीक है, जो महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसका अध्ययन करने के लिए, नाम से ही पता चल जा रहा है दोस्तों प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसका अध्ययन करने के लिए नासा ने दोस्तों पेस मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाई है। ठीक है, नासा कहाँ का दोस्तों है ये? तो ये यूएसए का है। ठीक है, यूएसए का अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट है, राज्य में क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के कारण व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो ये देखिए क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज है जो हाल ही में जिसके कारण जो है कर्नाटक में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। और इसकी बात करें दोस्तों ये जो वायरस है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये जो डिजीज है इसके बारे में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यह वायरस है, ठीक है, और इस वायरस की जो पहली बार पुष्टि की गई थी ये 1950 के दशक में, ठीक है, डिकेड में इसकी पुष्टि की गई थी। और ये जो है क्वासाकोर फॉरेस्ट डिजीज नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये किसके कारण होता है? पशुओं के कारण, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा फॉरेस्ट डिजीज है तो एक पशुओं के कारण होने वाला बीमारी जिन्हें हम इंग्लिश में जोनोटिक कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो डिजीज है दोस्तों क्वासानूर फॉरेस्ट डिजीज, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो मंकी डिजीज के भी नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, या फिर हमें इसे मंकी फीवर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, मंकी फीवर के भी नाम से इसे जाना जाता है। और ये बेसिकली किस जो है, अगर पूछा जाए कि भाई चूंकि बच्चों से होने वाला ये बीमारी है तो पशुओं में ये बीमारी किससे होती है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों किट, ठीक है, ये किट है, इसके काटने की वजह से किट, जिसको हम हिंदी में देखें किलनी भी कहते हैं। ठीक है, किलनी भी कहते हैं, किलनी के काटने की वजह से ये बीमारी पशुओं में होती है। फिर पशुओं के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये चूहों में, चूहों से होते हुए बंदरों में, फिर ये बंदरों से आप देख सकते हैं मानव में ये फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, तो ये क्वासानूर फॉरेस्ट डिजीज, ठीक है, ये वायरस से होने वाली इकोलॉजिकल बीमारी। और ध्यान रखिएगा ये कर्नाटक में इसकी पहली जो है मृत्यु की पुष्टि की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि ग्रह के बर्फीले चंद्रमा एनसेलेड्स महासागरों में हाइड्रोजन साइनाइड की उपस्थिति का प्रमाण मिला है। तो किस ग्रह का जो चंद्रमा था, जो सैटेलाइट थी, जिसका नाम है दोस्तों एनसेलेड, तो एनसेलेड में महासागरों में हाइड्रोजन साइनाइड की उपस्थिति का पता चला है। तो शनि ग्रह जो आपका देखा जो शनि ग्रह है दोस्तों उस पे। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन साइनाइड की उपस्थिति इससे क्या होगा? तो ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है दोस्तों ये किस चीज में योगदान देता है? तो ये जीवन की उत्पत्ति में। तो इस तरीके से देखा जाए जीवन की उत्पत्ति में योगदान देने वाला, ठीक है, योगदान देने वाला ये अणु है। ठीक है, और इसकी जो खोज की गई है ये ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये जो सैटेलाइट है, ये जो चंद्रमा है एनसेलेडस, ये किस जो है ग्रह से संबंधित है? तो ये शनि ग्रह से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा ये जो है किसका, यहाँ पे जो अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी नासा, जिसके बारे में भी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका एक मिशन है। ठीक है, एक अंतरिक्षयान है जिसका नाम है केसिन अंतरिक्षयान। ठीक है, केसिन अंतरिक्षयान की बात करें दोस्तों तो ये जो नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और साथ ही साथ इतालवी, ठीक है, यानी कि इटली की अंतरिक्ष एजेंसी, इन तीनों ही अंतरिक्ष एजेंसी ने मिल करके इस संयुक्त परियोजना को लॉन्च किया था दोस्तों। किस वर्ष किया था? 1997 में, 15 अक्टूबर 1997 में इस परियोजना को लॉन्च किया था। और ये देखा जाए ये परियोजना दोस्तों इस केसिन जो अंतरिक्षयान है उसको नष्ट कर दिया गया था 2017 में। और इसी जो है इसी अंतरिक्षयान के द्वारा जो आंकड़े इकट्ठा किए गए थे उन्हीं आंकड़ों का अध्ययन किया गया और ये पता चला कि जो शनि का चंद्रमा है दोस्तों एसेलेट्स, इस पे जो महासागर है, जो ओशियन है, उसके निर्माण में एक महत्वपूर्ण अणु है जिसका नाम है दोस्तों हाइड्रोजन साइनाइड। इसका जो है महत्वपूर्ण भूमिका की थी और इसको खोजा किसने? ये केसिन अंतरिक्षयान ने। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केसिन अंतरिक्ष यान पूछ सकता है आपसे। किस वर्ष लॉन्च किया गया था, वर्ष पूछ सकता है। उद्देश्य क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड जो है किस ग्रह के उपग्रह से यानी कि चंद्रमा से प्राप्त हुआ है, तो ये शनि के उपग्रह ठीक है, एनसेलेडस से प्राप्त हुआ है। अगला हमारे लिए एग्जाम से संबंधित पॉइंट है कि भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों ये किया गया केंद्रीय मंत्री जो किरण रिजिजू हैं, ठीक है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं ये किरण रिजिजू, इनके द्वारा जो है भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक जो आर्कटिक अभियान है दोस्तों उसको लॉन्च किया गया है। और ये अभियान दोस्तों कब से कब तक रहेगा, तो ये अभियान नवंबर से लेकर के मार्च तक, यानी कि नवंबर में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है भारत का जो पहला शीतकालीन आर्कटिक अभियान है ये 18 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, नई दिल्ली से किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये केंद्रीय मंत्री है जो पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू उनके द्वारा किया गया था। यह अभियान दोस्तों जो यहाँ पे शोधकर्ता उनको ध्रुवीय रातों जो आपका आर्कटिक पोल है दोस्तों उस दौरान जो है ऐसे क्षेत्रों में वैज्ञानिक जो है अद्वितीय वैज्ञानिक अवलोकन करने की अनुमति देता है। इसमें देखा जाए दोस्तों अगर हम बात करें भारत में, ठीक है, भारत आर्कटिक में, ठीक है, 2008 से हिमाद्री नामक एक क्या कर रहा है, अनुसंधान आधार केंद्र, ठीक है, संचालित कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है हिमाद्री नामक जो अनुसंधान आधार केंद्र इसका संचालन 2008 से किया जा रहा है। कहाँ पे, आर्कटिक में किया जा रहा है। लेकिन देखा जाए दोस्तों ये जो ज्यादातर गर्मियों के दौरान जो है वैज्ञानिकों की मेजबानी करता है, ये पहला शीतकालीन विज्ञान। अगर हम आर्कटिक के बारे में बात करें दोस्तों तो ये पृथ्वी पर जो उत्तरी ध्रुव, देखिए ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है। नॉर्थ पोल में आपको आर्कटिक देखने को मिलता है और साउथ पोल में आपको देखने को मिलता है अंटार्कटिका, ठीक है। और ये जो है एक तरीके से इस क्षेत्र में कौन सा सागर है दोस्तों, आर्कटिक महासागर स्थित है। अगर हम बात करें ये पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में विश्व का क्या है दोस्तों, 5वां सबसे बड़ा जो महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पर स्थित देखिए आर्कटिक में भारत के और भी शोध केंद्र है जैसे कि दक्षिणी गंगोत्री है, मैत्री है और भारती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भाई कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये उत्तर प्रदेश के ही थे, बुलंदशहर के, जिनका नाम है डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही, और ये दक्षिणी ध्रुव पर जो है पहुंचने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली। भारत का जो आर्कटिक मिशन है आप देख सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानने को मिल सकता है आपको। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 700 मेगावाट परमाणु संयंत्र संचालित किया गया दोस्तों, कहां पे किया गया, काकरापार। काकरापार दोस्तों कहां है, ये गुजरात में। देखिए कैगा है, कैगा कर्नाटक में, काकरापार गुजरात में। गुजरात में भी दोस्तों किस, अगर आपसे पूछा जाए गुजरात में भी किस शहर में, तो सूरत में, ठीक है, ध्यान रखिएगा सूरत में ये स्थित है, ठीक है, काकरापार। और इसके बारे में देखिए ये जो है 700 इंडिया का पहला जो इंडिजीनियस 700 मेगावाट का ये क्या है दोस्तों, परमाणु संयंत्र संचालित, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संबोधित 6वां, ठीक है, एंड्रोलॉजी से उन्नति सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ किया गया, देखिए ये भी गुजरात से संबंधित है इसीलिए रख दिया गया यहाँ पे। तो गुजरात के शहर अहमदाबाद में जो है आयोजन किया गया और इसका जो आयोजन किया गया, और ये 6वां एडवांस इन एरोलॉजी सम्मेलन था। इसको संबोधित जो किया गया वो केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, किसके द्वारा किया गया, यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया, ठीक है। और ये अगर देखा जाए ये एंड्रोलॉजी चिकित्सा का संबंध किससे, अगर आपसे पूछा जाए ये एंड्रोलॉजी है, लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, तो किसका अध्ययन करना, पथरी, जो स्टोन डिजीज होती है दोस्तों ना, ये ध्यान रखिएगा, जो पथरी जो आपको देखने को मिलता है। देखिए अभी एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि जो हमारे किडनी में पथरी हो जाती है वो किसके कारण हो जाती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलरेट के कारण हो जाती है। और यहाँ पे देखिए ये स्टोन डिजीज होता है, और स्टोन डिजीज का अध्ययन करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट होता है, तो एंड्रोलॉजी, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है, एंड्रोलॉजी। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमने चूंकि भारत का जितना भी परमाणु जो संयंत्र है उसको हम देख लेते हैं एक बार करके। देखिए यहाँ पे सबसे पुराना जो परमाणु संयंत्र है दोस्तों वो है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि महाराष्ट्र में, ठीक है। उसी के साथ रावत भाटा, देखिए यहाँ पे आपसे ये पूछता है परमाणु संयंत्र एक तरफ दे देगा, ये किस राज्य से संबंधित है ये दे देगा, और इससे इंपॉर्टेंट सबसे पुराना कौन सा, तारापुर परमाणु संयंत्र है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र दोस्तों ये राजस्थान के कोटा में। मद्रास परमाणु संयंत्र
संयंत्र की बात करें तो ये कल्पक्कम में है जो कि तमिलनाडु में है। नरोरा, ठीक है, एकमात्र जो परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में दोस्तों वो कौन है? नरोरा, ठीक है, नरोरा परमाणु संयंत्र जो कि नरोरा उत्तर प्रदेश में। देखिए अभी यहाँ पे काकरापारा है, ठीक है, जो कि तापी नदी यहाँ पे, ठीक है, गुजरात में। कैगा के बारे में मैंने बताया, कैगा जनरेटिंग स्टेशन कैगा में है जो कि कहाँ पे? कर्नाटक में। कुंडमकुलम परमाणु संयंत्र जो कि रूस के द्वारा, रूस की सहायता से बनाया जा रहा है, कुंडमकुलम तमिलनाडु में है। गोरखपुर हरियाणा, ठीक है, अणु विद्युत परियोजना, ध्यान रखिएगा ये हरियाणा के गोरखपुर में, न कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। चुटका आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत ही नया है, मध्य प्रदेश में जो कि प्रस्तावित है। माही भी जो कि बांसवाड़ा राजस्थान में, ये भी प्रस्तावित है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर जो कि कल्पक्कम तमिलनाडु में, ये भी क्या है? ये बनने वाला है, ठीक है। तो ये जो प्रस्तावित है चुटका माही, ये आपसे पूछा जा सकता है बेसिकली, बाकी तो आप कर लेंगे क्योंकि आप अभी तक रटते आए हुए हैं बहुत समय से इस बारे में, तो यहाँ पे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इतना कर लेंगे, लेकिन चुटका माही में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चुटका ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में, माही की अगर बात करें तो राजस्थान के बांसवाड़ा में है। चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट जिसका नाम है बाराकुडा, उसका अनावरण किया गया कहाँ पे, किस राज्य में? तो केरल में। केरल के भी किस शहर में? अलापुझा में। आप देख सकते हैं ये भारत का सबसे तेज जो है सोलर इलेक्ट्रिक बोट है, ठीक है, यानी कि ये सूर्य के सौर से चलने वाला ये बोट है, सौर ऊर्जा से, जिसका नाम है बाराकुडा। आपको नाम भी पता होना चाहिए, बाराकुडा, ठीक है, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देश के तट पर प्लूसार नामक एक प्राचीन समुद्री डायनासोर का कपाल मिला है। तो किस देश के तट पे दोस्तों? तो यूनाइटेड किंगडम का जो यूनाइटेड किंगडम है वहां के तट पर, ठीक है, प्लूसार नामक एक प्राचीन समुद्री, ठीक है, डायनासोर का कपाल देखने को मिला है। और ये किस युग से संबंधित है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा मेसोजोइक, ठीक है, मेसोजोइक युग से संबंधित है। और अगर आपसे पूछ दे भाई मेसोजोइक युग से संबंधित है, काल कौन सा है? तो ये ध्यान रखिएगा जुरासिक और क्रिटेशियस काल से संबंधित है, ठीक है, जुरासिक और ये काल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए काल क्या है, युग क्या है, कल्प क्या है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी के सर से आप अच्छे से पूछ लीजिएगा, जिन्हें नहीं पता है वो आपको अच्छे से इन सारी चीजों के बारे में बताएंगे, ध्यान रखिएगा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेसोजोइक युग से संबंधित ये डायनासोर का कपाल है, और ये ध्यान रखिएगा ये काल अगर पूछे तो ये जो है जुरासिक क्रिटेशियस काल से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें, माफ करिएगा, ठीक है, संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीकी विकास किया है। तो ये किस संस्था ने दोस्तों किया है? तो आईआईटी मद्रास ने, ठीक है, आईआईटी मद्रास ने अमृत नाम का क्या किया है दोस्तों? अमृत, ठीक है, अमृत नाम का एक तकनीकी विकसित किया है जो हमारे जल से क्या करेगा? आर्सेनिक को हटा देगा और जो धातु आयन होंगे उनको हटा देगा। अच्छा, अमृत का फुल फॉर्म क्या है अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों? तो अमृत यानी कि आर्सेनिक एंड मेंटल, ठीक है, ध्यान रखिएगा आर्सेनिक, ये आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जिनको फुल फॉर्म पता होगा वो फटाक से लगा लेंगे, बस ये आईआईटी मद्रास आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, एंड मेटल, ठीक है, एंड मेटल बाय मेटल रिमूवल, ठीक है, ध्यान रखिएगा रिमूवल बाय किसके द्वारा? ठीक है, बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, ठीक है, बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी अगर हिंदी में देखें तो भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक और धातु निष्कासन। तो यहाँ पे दोस्तों क्या किया जाएगा कि आर्सेनिक को हटा दिया जाएगा। अच्छा, आर्सेनिक बहुत ही खतरनाक होता है, जल में जनरली पाया जाता है, आप देखेंगे तो पश्चिमी जो बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, वहां के जो जल में बहुत ज्यादा आर्सेनिक वगैरह पाया जाता है। और आर्सेनिक से आपसे पूछा जाता है दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो ये ध्यान रखिएगा ब्लैक फुट जो डिजीज होती है दोस्तों, ठीक है, ब्लैक फुट जो डिजीज होती है वो आर्सेनिक के कारण होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संस्था ने कोलंबिया और कोलोराडो विश्वविद्यालय के साथ मिलकर सतत प्लास्टिक रिसाइकलिंग तकनीकी का विकास किया है, यानी कि सस्टेनेबल प्लास्टिक रिसाइकलिंग जो टेक्नोलॉजी इसको विकास किया है आईआईटी मद्रास ने, किसके साथ मिलकर के? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ और साथ ही साथ कोलोराडो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के इसका विकास किया है। और इस तकनीकी का नाम क्या रखा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टेक्नोलॉजी है इसका नाम क्या रखा गया है? यूडीसी। यूडीसी से मतलब हो गया यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल, अगर आपसे पूछे तो यूनिवर्सल डायनेमिक, ठीक है, यूनिवर्सल डायनेमिक, ठीक है, क्रॉस लिकर, ध्यान रखिएगा
क्रॉस लिकर जो है ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। यूडीसी इस तकनीकी का नाम है। चलिए नेक्स्ट है, संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुकरण किया है, तो किस संस्था ने? तो ये देखिए आपसे यहां से पूछा जा सकता है, ये भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्था आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये कहाँ है? ये भोपाल। और भोपाल दोस्तों किसकी कैपिटल है? तो मध्य प्रदेश की, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और भोपाल में कौन सी संस्था है दोस्तों? भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्था है। और इसी संस्था के द्वारा जो जामुन होता है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसका पहला जो है जीनोम अनुकरण किया गया है। अगर आपसे पूछे भाई जामुन का यहाँ पे जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है, साइंटिफिक नेम की अगर बात किया जाए तो ये ध्यान रखिएगा सीजियम, ठीक है, सीजियम क्यूमिनी, ठीक है, सीजियम क्यूमिनी जो है इसका जो वैज्ञानिक नाम है। और ये देखिए उष्णकटिबंधीय वृक्ष है और ये किस कुल से संबंधित है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, मार्टेसी परिवार से, ठीक है। ये जो है किस परिवार से है जो है ये, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें। एक तो आपका इसका साइंटिफिक, जामुन का नाम जो है साइंटिफिक सीजियम क्यूमिन है, और ये किस मतलब एक तरीके से उष्णकटिबंधीय पौधे हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। और ये किस कुल से संबंधित है? तो मार्टेसी परिवार से संबंधित है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपके लिए ये है, ये जो है संस्था स्टार कर लीजिएगा, ऐसी संस्थाएं बार बार एग्जाम में पूछी जाती है जो विशेषकर चर्चा में रहती है। अब अगला पॉइंट है हमारे लिए, देश में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से उपग्रह को लॉन्च किया है, किस देश ने किया है? तो ये देखा जाए देश में किया गया, चीन में किया गया। चीन में दोस्तों देखा जाए तो ठीक है, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से संचालित होने वाले रॉकेट से जो है उपग्रह को लॉन्च किया गया है। और ये जो उपग्रह है दोस्तों, इसे कहां से लॉन्च किया गया? चीन से किया गया, चीन में किया गया। चीन में ही बात करें तो जियोकॉन, ध्यान रखिएगा, जियोकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, ठीक है, सैटेलाइट जो है लॉन्च सेंटर, वहां से इसको किया गया है, लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। और ये उपग्रहों को देखा जाए तो किस रॉकेट से, यहाँ पे चूंकि रॉकेट है, संचालित जो रॉकेट है, इस रॉकेट का भी नाम पता होना चाहिए आपको। तो ये रॉकेट ध्यान रखिएगा JK2Y3 जो है ये रॉकेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अंटार्कटिका में भारत की भागीदारी के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो अंटार्कटिका की बात करें दोस्तों, तो अंटार्कटिका में जो भारत की भागीदारी है उसके 40 वर्ष पूरे हो गए। अभी हमने आपको बताया कि भारत का पहला जो स्थायी अनुसंधान जो अंटार्कटिका में जो डेवलप किया गया था दोस्तों, वो कौन सा था? ये आपको पता होना चाहिए। तो 1983 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1983 की बात करें दोस्तों, तो ये जो है दक्षिणी गंगोत्री जो है, दक्षिणी गंगोत्री को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके पिछले वर्ष पीसीएस में भी पूछा गया था कि दक्षिणी गंगोत्री अब कौन से, देखिए 3 जो है स्टेशन है। एक तो 1983 की बात करें दक्षिणी गंगोत्री, फिर अगर हम बात करते हैं 1989 को तो मैत्री, ठीक है, और अगर हम बात करें 2012, ठीक है, 2012 की बात करें दोस्तों तो भारती। ये 3 जो है अनुसंधान संस्था है जो अंटार्कटिका में कार्यरत थे। लेकिन जो पहला अनुसंधान संस्था था दक्षिणी गंगोत्री, इसको जो है 1990 में क्या किया गया? बंद कर दिया गया इस स्टेशन को, ध्यान रखिएगा, पिछला भी मैंने बताया है। और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं भारती है, ठीक है, मैत्री है, भारती है, और ये दोनों जो है कार्यरत है। तो आपसे एग्जाम में पूछा था कि भाई इसमें से कौन जो है 2 कार्यरत है, तो देखिए दक्षिणी गंगोत्री बंद हो गया, सबसे पहला वही था। बाकी ये जो भारतीय है और मैत्री, सबसे रिसेंट का कौन है दोस्तों? भारतीय, ठीक है, ये जो है कार्यरत है। नेक्स्ट, देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक वेधशाला का शुभारंभ किया है, किस देश ने किया है? तो चीन ने। देखिए चीन ऐसी चीजों में बहुत आगे आपको दिख रहा होगा। और चूंकि दुनिया की विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक वेधशाला है, तो ये कितनी गहरी है दोस्तों? तो लगभग माना जा रहा है कि ये 2400 मीटर गहरी है, ठीक है, 2400 मीटर क्या है दोस्तों? ये गहरी है। और ये जो प्रयोगशाला है बेसिकली किस चीज देश से स्थापित किया गया है? तो जो डार्क मैटर होते हैं, ठीक है, डार्क मैटर होते हैं, उनका जो है अध्ययन करने के लिए, उनका खोज करने के लिए जो है इस भूमिगत भौतिक वेधशाला का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस लॉन्च करने की जो घोषणा की गई है वो किया गया मेटा और आईबीएम। मेटा, ठीक है, जो फेसबुक है, और यहाँ पे आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इनके द्वारा जो है ये ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया जाएगा, जिसके, ठीक है, एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा की गई है।
अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। देखिए भारत में दुर्लभ रोग यानी कि रेयर डिजीज से पहले मरीज की मृत्यु हुई है। किस दुर्लभ रोग से? पॉम्पे रोग। देखिए निधि नामक एक ठीक है लड़की थी निधि, और यहाँ पे जो है उनकी 24 वर्ष की आयु में, ठीक है 24 वर्ष की आयु में इस रेयर डिजीज जिसका नाम है पॉम्पे रोग, उससे जो है उनका निधन हो गया। और ये जो है देखिए निधि शिरोल इनका नाम था, पूरा नाम था। और इस डिजीज की बात करें दोस्तों तो ये जेनेटिक डिजीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जेनेटिक डिजीज है। आप इस डिजीज के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर इट कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ द एंजाइम एंड अल्फा ग्लूसिडेस, ठीक है। ये आप देख सकते सिम्टम्स देख सकते हैं। प्रोग्रेसिव जो मसल्स होती है वो काफी कमजोर होती हैं। डिफिकल्टीज इन मोबिलिटी, चलने फिरने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं यानी कि श्वसन तंत्र में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है पॉम्पे डिजीज जो कि जेनेटिक डिजीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, देश के द्वारा दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया। देखिए फोर्थ जनरेशन के परमाणु रिएक्टर का जो शुभारंभ किया गया है ये चीन के द्वारा किया गया है। और इस रिएक्टर को, इस जो चौथी जनरेशन फोर्थ जनरेशन का जो रिएक्टर है परमाणु रिएक्टर, इसको ठंडा करने के लिए यानी कि शीतलन करने के लिए, होल्ड करने के लिए जो गैस इस्तेमाल की जाएगी वो हीलियम गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं, ठीक है। दो हाइड्रोजन के अणु मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का संचालन शुरू किया है, किसके द्वारा किया गया? जापान के द्वारा किया गया। और इसका देखा जाए क्या नाम है? ये इबाराकी, ठीक है। तो इबाराकी का जो है संचालन किया गया है। तो ये कहां से किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, माफ करिएगा दोस्तों, ये जो किया गया है ये इबाराकी से किया गया है, जापान की इबाराकी से। और इस जो है परमाणु संलयन जो रिएक्टर है, अगर आपसे नाम पूछ दे भाई, यहाँ पे देखिए नाम दिया हुआ है जापान के द्वारा इस परमाणु, ठीक है, संलयन, ध्यान रखिएगा ये संलयन है। संलयन किसमें? देखना फ्यूजन है, यानी कि दो हाइड्रोजन मिलकर के यहाँ पे क्या बनाएंगे? हीलियम बनाएंगे। और संलयन बहुत बड़ी संख्या में एनर्जी को रिलीज करता है। देखिए नाभिकीय विखंडन होता है दोस्तों परमाणु में, परमाणु रिएक्टर में अगर आप देखें तो उसमें विखंडन होता है। लेकिन अगर हम संलयन की बात करें तो ये सूर्य में होता है, ठीक है। सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन होता है, और नाभिकीय संलयन से अपार ऊर्जा का क्या होता है? स्राव होता है। और ये जो है इसका अगर हम बात करें, इस रिएक्टर का नाम क्या है अगर आपसे पूछ दे तो JTS, ठीक है, JT60SA जो है इसका नाम है। और देखा जाए ये जो एक परियोजना है ये ना सिर्फ जापान के, और जापान के साथ ही साथ ये किसकी जो है संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो ये जापान के शासक किसने मिलकर के इस परियोजना का परिचालन किया है? संयुक्त परियोजना है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, और साथ ही साथ ये जापान के संयुक्त परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट की ओपन एआई यानी कि ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैट जीपीटी के मुकाबले गूगल ने एआई टूल लॉन्च किया। कौन से एआई टूल को? तो जेमिनी, ध्यान रखिएगा जेमिनी एक एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, जिसको देखा जाए किसके द्वारा विकसित किया गया? तो गूगल के द्वारा विकसित किया गया। और ये ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है उसका मुकाबला करने के लिए इसको विकसित किया गया। यहाँ पे देखिए हाल की बात करें दोस्तों तो जो प्राचीन मिस्र यानी कि जो मिस्र शहर है उसमें वर्गीकृत बबून के मूल भौगोलिक स्थान का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने किसका जो है प्रयोग किया है? तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का प्रयोग किया है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें कि ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में के जो है डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल जो है भेजा है। तो भाई किस देश ने जो है जैविक कैप्सूल भेजा अंतरिक्ष में? तो ईरान ने भेजा। यानी कि इस कैप्सूल, ये जो आप देख रहे हैं जैविक कैप्सूल, यानी कि इसमें देखा जाए इस सैटेलाइट, इस जो है रॉकेट में बहुत सारे जीवों को भर के भेजा गया। और ये किस रॉकेट से इस कैप्सूल को लॉन्च किया गया? सलमान रॉकेट से जो है इस कैप्सूल को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अफ्रीकी महाद्वीप के देश मिस्र के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। कहां से किया गया है? तो जियोकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से चीन के द्वारा जो है
यहाँ पे मिस्र सैटेलाइट 2 को लॉन्च किया गया है और ये मिस्र के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, मिस्र के सहयोग से। और अगर देखा जाए इसमें जो है किसने सहयोग किया, मिस्र ने किया, किस रॉकेट के माध्यम से किया गया आप ये भी देखिएगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो जियान कॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से जो है लॉन्च किया गया। अगर रॉकेट आपसे पूछ दे तो ये ध्यान रखिएगा लॉन्ग मार्च, ठीक है, लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है, कौन से रॉकेट से, 2C रॉकेट से। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त रूप से कोशिकाओं का उपयोग करके एक जैविक रोबोट विकसित किया है, किसके द्वारा किया गया है, ठीक है, टफ्ट्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है कोशिकाओं का उपयोग करके एक जैविक रॉकेट को विकसित किया गया है। और अगर आपसे इस रॉकेट का नाम माफ करिएगा इस रोबोट का नाम पूछ दे भाई इस रोबोट का नाम क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा इस रोबोट का जो नाम है वो है जेनोबोट, ठीक है, जेनोबोट इस रोबोट का नाम है। और रोबोट की विशेषताएं क्या है दोस्तों, तो ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, ठीक है, ये सेल्फ जो है रिप्लिकेट कर सकता है, ठीक है, रिप्लिकेटिंग रॉकेट है ये। चलिए अगला है पॉइंट हमारे एग्जाम से संबंधित की, निम्न भू कक्षा के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु इंक यानी कि सेटेलॉजिक इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया, किसने किया, टाटा एडवांस एंड सिस्टम, ठीक है, एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने जो है, ये ध्यान रखिएगा जो निम्न भू कक्षा के लिए उपग्रह विनिर्माण के लिए, ठीक है, इंक के साथ क्या किया है, सेटेलॉजिक इंक के साथ समझौता किया है, हस्ताक्षर किया है, किसने किया है दोस्तों, तो ये किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। और ये उपग्रह किस नाम से प्रक्षेपित किया गया जाएगा, ये जो पहला निम्न भू कक्षा उपग्रह है इस उपग्रह को किस नाम से जो है प्रक्षेपित किया जाएगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा इसे जो है टी सैटेलाइट यानी कि टाटा सैटेलॉजिक इंक, ठीक है, टी सैटेलाइट A1, ठीक है, 1A, ये जो है इस नाम से इसको जो है प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह डिंकिनेश में के उपग्रह का नाम रखा है, क्या नाम रखा है, सेलम, ठीक है, सेलम नाम रखा है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह मिला था डिंकिनेस, इसके ग्रह का जो नाम रखा है सेलम। दोस्तों सेलम जो है एक इथोपियन वर्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेलम की बात करें तो ये ठीक है, इथोपियन वर्ड है, शब्द है, भाषा का शब्द है। और अगर हम इसकी मीनिंग बोले इसका अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग बात करें तो शांति यानी कि पीस, सेलम मतलब होता है पीस, ठीक है। और ये जो सेलम है ये किस मिशन के माध्यम से इसकी खोज की गई है इस क्षुद्र ग्रह की दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा लूसी मिशन, ठीक है, लूसी मिशन के माध्यम से खोज किया गया था और इस मिशन को 2021 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 2021 में लॉन्च किया गया था। और ये किन उपग्रहों का, क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने वाला पहला जो है अंतरिक्ष मिशन था, तो ये ट्रोजन, ठीक है, ट्रोजन का अध्ययन करने के लिए ये जो है पहला अंतरिक्ष मिशन था। और ट्रोजन उपग्रह का जो समूह है वो किस ग्रह की कक्षा को साझा करते हैं, तो ये ट्रोजन उपग्रह का जो समूह है ये बृहस्पति जो है, बृहस्पति ग्रह की कक्षा को क्या करते हैं दोस्तों, ये साझा करते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं, भारत आसियान मोटा अनाज महोत्सव का जो आयोजन किया गया है ये नई दिल्ली में किया गया। जैसा कि आपको पता है 2023 का कौन सा वर्ष था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2023 को मोटा अनाज का वर्ष डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, मोटा अनाज वर्ष जो है मनाया गया, भारत के नेतृत्व में विश्व वर्ष में मनाया गया मोटा अनाज वर्ष 2023, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया गया भारत के नेतृत्व में। और इसी के तहत देखा जाए भारत आसियान मोटा अनाज महोत्सव का जो आयोजन किया गया नई दिल्ली में किया गया। और इसका जो है इस उद्घाटन, ये जो महोत्सव हुआ था इसका जो उद्घाटन किया गया था, ये जो हमारे मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, ठीक है, केंद्रीय मंत्री जो है अर्जुन मुंडा के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और इसमें कौन कौन से और देशों ने भाग लिया, चूंकि आसियान के जितने भी देश हैं दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है कंबोडिया ने, ध्यान रखिएगा मैं नाम लिख दे रही हूँ, कंबोडिया ने, ठीक है, फिर इंडोनेशिया ने, अगर हम बात करें लाओस, ठीक है, मलेशिया ने, और किन देशों ने, म्यांमार ने, ठीक है, और अगर हम बात करें फिलीपींस ने, ठीक है, ये सब जो है दक्षिण एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। फिर थाईलैंड ने भी इसमें जो है भाग लिया, और अगर हम बात करें वियतनाम ने इसमें जो है भाग लिया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, अब हम दिनों के बारे में बात कर लेंगे, कौन कौन से दिवस हैं। तो यहाँ पे भारतीय नौसेना
द्वारा 56वां पनडुब्बी दिवस मनाया गया? कब मनाया गया? 8 दिसंबर को मनाया गया। तो सबमरीन डे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों 8 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 2023 में कौन सा जो है दिवस था? तो ये 56वां दिवस था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश और भारत में विजय दिवस मनाया गया? कब मनाया गया? 16 दिसंबर को मनाया गया। और ये किस उपलक्ष्य में दोस्तों मनाया गया? ठीक है, तो ये दोस्तों ये मनाया गया जब, जैसा कि 1971 की बात है दोस्तों, जो बांग्लादेश जो युद्ध हुआ था 1971 में, जिसमें जो है पूर्वी पाकिस्तान जो है अलग होकर के एक नया देश बना। कौन सा? बांग्लादेश बना। ठीक है, पाकिस्तान से अलग होकर के। ठीक है, और यहीं पे जो अगर हम बात करें बांग्लादेश जो है ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये तो विजय दिवस था। और स्वतंत्रता दिवस की बात करें, बांग्लादेश के जो स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो ये 26 मार्च को मनाया जाता है बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेंडन हॉल ग्रुप का प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? किसने जीता है दोस्तों? तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा जीता गया है। और अगर हम बात करें भाई ये एनटीपीसी है क्या दोस्तों? तो ये महारत्न कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट महारत्न, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कितनी वर्तमान में महारत्न कंपनी, और रिसेंट की जो सबसे आखिरी जो कंपनी वो कब बनी थी, कौन सी बनी थी? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। सब कुछ मैंने अच्छे से बताया। करंट अफेयर के जो रिवीजन सेक्शन की क्लास चलाई थी मैंने आरओ के, उसमें मैंने सब कुछ आपको क्लियरली बताया। महारत्न कंपनी थी, इसको स्टैब्लिश शेयर किया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1975 में इसको क्या किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, दिवस से संबंधित है कि सार्क चार्टर दिवस जो है दिवस मनाया गया? कब मनाया गया अगर आपसे पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा, सार्क चार्टर दिवस जो मनाया गया वो 8 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, 8 दिसंबर को सार्क चार्टर जो है चार्टर दिवस मनाया जाता है। और 8 दिसंबर की बात करें दोस्तों तो ये जो है चार्टर को अपनाया कब गया था? देखिए ध्यान रखिएगा, ये पूरा ईयर अगर आपसे बोला जाए ये जो चार्टर इसको अपनाया कब गया था तो 8 दिसंबर को अपनाया गया था। किस वर्ष? 1985 में अपनाया गया था। ठीक है, इसको अपनाया गया था। और सार्क का मैंने कल ही आपसे बताया था भाई हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल की जो राजधानी कौन सी राजधानी है? काठमांडू। काठमांडू में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान के जो महासचिव हैं दोस्तों वो ध्यान रखिएगा, वर्तमान के महासचिव कौन है? तो बांग्लादेश के, जिनका नाम है गुलाम सरवर। ठीक है, गुलाम सरवर जो है जो कि बांग्लादेश के हैं, ध्यान रखिएगा बांग्लादेश के हैं। और ये जो है इस समय इसके महासचिव हैं सार्क को। सार्क का देखिए फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। जितने भी साउथ एशिया के देश हैं वो आपस में एक तरीके से क्या करेंगे? एसोसिएट करेंगे एक दूसरे को, किस लिए? अपने क्षेत्रीय विकास के लिए। दोस्तों इसको जो है ये जो है चार्टर की बात करें तो इसको ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, ढाका में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 8 दिसंबर 1985 को अपनाया गया था। और आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्री जो है इसमें भागीदार है। तो यहाँ पे देखिए मालदीव है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, और यहाँ पे श्रीलंका और इंडिया। देखिए कई बार हमारे एग्जाम में खासकर विशेषकर जब आप मेंस लिखेंगे तो यहाँ पे ठीक है बिम्स्टेक, ठीक है, और वर्सेस सार्क, इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए क्या डिफरेंस है, क्या इनकी खूबियां हैं, क्या इनकी जो है कमियां हैं। और ये जो है भारत देखा जाए विशेषकर इससे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कब इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि नरसंहार के अपराध के पीड़ितों की स्मृति और सम्मान और इस अपराध की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 9 दिसंबर को। नेक्स्ट दिवस है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया गया, 11 दिसंबर को मनाया गया। और अगर आपसे थीम पूछ दे भाई 2023 की थीम क्या है इस दिवस की, तो ये ध्यान रखिएगा रीस्टोरिंग। ठीक है, क्या है दोस्तों? रीस्टोरिंग माउंटेन। ठीक है, रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। ठीक है, ये क्या है? इसकी थीम है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए दिवस हम लोगों ने देख लिया। बात करते थोड़ा पुरस्कार के बारे में बात कर लेते। देखिए 33वां व्यास सम्मान जो दिया गया है वो पुष्पा भारती को दिया गया है। और उनके किसके लिए? तो उनका ध्यान रखिएगा, उन्होंने जो कि ये हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है। ठीक है, पुष्पा भारती हिंदी से संबंधित ये प्रसिद्ध लेखिका, और इनका जो पुस्तक है ठीक है जिसका नाम है यादें यादें और यादें, इसके लिए दिया गया है। दोस्तों ये जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 4 लाख रुपए की राशि प्रशस्ति, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 32वां जो व्यास सम्मान है ये इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर ज्ञान
चतुर्वेदी को दिया गया था, उनकी कौन सी उपन्यास पागल खाने के लिए दिया गया था। तो 32वां और 33वां आपको विशेष करके याद रखना है, ठीक है। और इस पुरस्कार की दोस्तों जो शुरुआत की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1991 में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, कंबाइंड लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया, देश की राजधानी नई दिल्ली में कंबाइंड लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। और इस सत्र की जो अध्यक्षता की गई दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो अध्यक्षता की गई ये कंबाइंड लीडरशिप कॉन्क्लेव की, तो ये जनरल अनिल चौहान के द्वारा जो है, ठीक है, किसके द्वारा? अनिल चौहान के द्वारा इसकी जो है अध्यक्षता की गई, ठीक है। और ये थीम, किस थीम पर जो है इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? अगर आपसे थीम भी पूछ दे तो भी ध्यान रखिएगा कि भू रणनीतिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भू रणनीतिक मुद्दों, राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, ठीक है, में आत्मनिर्भरता, ये ध्यान रखेगा, ये इसका क्या है? थीम। चलिए अगला बात करते हैं, यहाँ पे 11वें दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? बिहार की राजधानी दोस्तों पटना में जो है 11वें दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट दिवस से संबंधित है कि अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस, इंटरनेशनल चीता डे जो सेलिब्रेट किया गया वो 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 4 दिसंबर को ये जो है दिन मनाया जाता है, ठीक है। ये कुछ थे हमारे फैक्ट्स दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट की। देखिए अभी हाल की बात करें, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है दोस्तों, उसके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया जिसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट संपदा इंडेक्स जारी किया गया। ये ध्यान रखिएगा ये कौन सा एडिशन था? तो 12th एडिशन था, ठीक है, 12वां संस्करण था। और ये जो है, ये जो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो रैंकिंग है, ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान देखिए 42वां है। कितने देशों में? 55 देशों में भारत का स्थान 42वां है। इंपॉर्टेंट देखिए 3 अर्थव्यवस्थाएं, जो शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं कौन सी थी? तो 95.4% स्कोर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स में टॉप पर है। दूसरे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है, कितने परसेंट पे? तो ये देखा जाए 94.12% स्कोर के साथ। और थर्ड प्लेस आता है वो है फ्रांस का, ठीक है, कितना? 93.12% के साथ। तो ये आपको इंडेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम इंडेक्स की बात करेंगे। देखिए हाल ही में जो है हमारे जो ट्रैफिक को लेकर के विश्व का पूरा आंकलन किया जाता है और ये देखा जाता है विश्व में कौन से शहर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, और इसके लिए एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसका नाम है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, ठीक है। तो देखिए अभी हाल ही में जारी किया गया टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023। इसमें बात किया गया विश्व का जो सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर है दोस्तों, ये यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी, यूके की जो राजधानी है वो है लंदन। लंदन जो है विश्व का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया है किसमें? टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में। दोस्तों टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 जो जारी किया गया ये फरवरी 2024 में जारी किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो एम्स्टर्डम स्थित एक विशेषज्ञ संस्था है, लोकेशन टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ संस्था टॉम, उसके द्वारा किया गया। और इस इंडेक्स के अनुसार देखा जाए विश्व का जो सबसे भीड़ भाड़ वाला जो कंजेस्टेड जो सिटी है उसमें टॉप पर पहले स्थान पे देखिए ये आता है लंदन आता है, दूसरे स्थान पे आइसलैंड की राजधानी डबलिन आता है, तीसरे स्थान पे टोरंटो आता है जो कि कनाडा की कैपिटल है, इटली का मिलान शहर है, और पेरू की राजधानी लीमा जो है 5वें स्थान पे आता है। वहीं भारत के जो है 2 शहर जो कि टॉप 10 में शामिल हुए शीर्ष 10 में, जिसमें से अगर देखा जाए भारत में सबसे ज्यादा जो देखा जाए सबसे ट्रैफिक वाला या सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर जो बताया गया है वो है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जो विश्व में स्थान देखा जाए 6वां स्थान लाता है, लेकिन अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। वहीं दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र का शहर पुणे, ठीक है, जो कि 7वां स्थान हासिल करता है। तो ये टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में दोस्तों भारत के शीर्ष 2 शहर भी शामिल है शीर्ष 10 में। बाकी पहला स्थान लंदन का आता है, दूसरा डबलिन का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारतीय वैज्ञानिकों ने केले के रेशे से बनाई इको वोन ड्रेसिंग, यानी कि जब अब किसी को घाव लग जाता है उसके लिए जो ड्रेसिंग किया जाता है, तो जो ड्रेसिंग पट्टी है दोस्तों, ठीक है, वो ड्रेसिंग पट्टी किसकी बनाई गई है? जो केला है दोस्तों, केले के रेशे से। आप देख सकते हैं केले का पेड़ में जो आप देखे होंगे ना पेड़
उसको आप ऐसे बीच से फाड़िए तो रेसे जैसा निकलता है, ठीक है, फाइबर जैसा निकलता है। उसी फाइबर का इस्तेमाल करके ये ड्रेसिंग जो है बनाया गया है, जिसको घाव में जो है लगाया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा वेस्ट मटेरियल का बहुत अच्छा इस्तेमाल इससे किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो इको वोन ड्रेसिंग जो बनाई गई है, किसके द्वारा बनाया गया है, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, तो असम का। ये आपसे बिल्कुल देखिए क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो है इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। बाकी और क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर बनेगा भी तो यहां से बनेगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि गुवाहाटी में है। और यहाँ के वैज्ञानिकों ने क्या काम किया, जो कृषि अवशिष्ट होते हैं या फिर जो पेड़ पौधे के रेशे होते हैं, विशेष करके जो केले के पेड़ के रेशे होते हैं, उनका इस्तेमाल किया और उनको पर्यावरण अनुकूल जो है घाव ड्रेसिंग, जो चोट लग जाती है उसके लिए ड्रेसिंग करने के लिए जो पट्टी इस्तेमाल करते हैं, उसका जो है उसको बनाया गया। इस ड्रेसिंग में देखा जाए सामग्री में किसका किसका इस्तेमाल किया गया है, तो चिटोसन और ग्वार गम को जैसे जो जैविक बहुलक है उनका प्रयोग किया गया। और ये होते क्या है, ये जनरली देखेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ से लेकर के बहुक्रियाशील पेच बनाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे अजीज कुरैशी, इनका निधन हो गया। तो ये विशेष करके ये पूछा जा सकता है कि किन किन राज्यों के राज्यपाल थे, तो ये उत्तर प्रदेश के साथ थे, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड उसके भी थे, साथ ही साथ मिजोरम के राज्यपाल रह चुके हैं। इनका जो जन्म हुआ था ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा अजीज कुरैशी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके नाम पर, ठीक है, एक जो है नई समुद्री प्रजाति खोजी गई है। नई समुद्री प्रजाति पर जो है प्रजाति का नाम रखा गया किसके नाम पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर। तो ये देखिए जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, ठीक है, ये देखा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, उसने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तट पर एक समुद्री हेड शिल्ड समुद्री स्लग, ठीक है, इसकी नई प्रजाति खोजी, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। और इसका नाम रखा गया है, इस नई प्रजाति का जो ये जो है ध्यान रखिएगा, ये समुद्री हेड शिल्ड समुद्री स्लग है। इस नई प्रजाति का जो नाम रखा गया वो हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे रखा गया है। और ये प्रजाति मुख्य रूप से किसका हैबिटेट है, तो मरीन हैबिटेट है। और इसमें जो है इसका नाम क्या रखा गया ये ध्यान रखिएगा, मेलानोलेक्टिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेलानोक्लेमिस द्रौपदी, क्या नाम रखा गया, मेलानोक्लेमिस द्रौपदी नाम रखा गया है ये समुद्री हेड शिल्ड जो है, हेड शिल्ड समुद्री स्लग मछली का। और ये जो हेड शिल्ड समुद्री स्लग है दोस्तों, इसकी जो खोज की गई थी, जो नई प्रजाति है, ये भारत के अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है मेलानोक्लेमिस जीनस से संबंधित इस प्रजाति की बात करें तो ये कहाँ पे खोजा गया है, तो पश्चिम बंगाल का जो तट है दीघा और जो उड़ीसा का तट है उदयपुर, ठीक है, वहां पे ये खोजा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हम बात करें ये जो खोज की गई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, तो इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों 1 जुलाई 1916 में किया गया था। और इसकी उत्पत्ति देखिए कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जो भारतीय संग्रहालय के प्राणी शास्त्र अनुभाग उसके समय जो कि 1975 में स्थापित किया गया था, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर भी बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों हम बात करते हैं ये आज के करंट अफेयर की। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। देखिए डेली ये जो करंट अफेयर हम रिवीजन कर रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इसका जो है रिवीजन आप रेगुलर फॉलो करते रहिए। और देखिए इससे आपको काफी ज्यादा लाभ होगा। मेरी पूरी कोशिश है जो प्रीवियस ईयर्स का है वो तो मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ, साथ ही साथ जो डेली कुछ नए नए अपडेट्स आ रहे हैं उसके भी मैं आपको अपडेट करती हुई चल रही हूँ। तो अगर आप इसको भी रेगुलर फॉलो करेंगे तो अगर यहाँ से संबंधित प्रश्न आया तो मैं इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि आप गलत करके नहीं आएंगे। तो इसी तरह सेशन से जुड़े रहिए रेगुलर और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि देखिए मैं बहुत सारी चीजें जो है बताती रहती हूँ, ओरली बताती रहती हूँ, तो उनको नोट डाउन करते हुए चला करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे